Hello guys, this is Pooja Arora and welcome to PJ Bio Classes. This is my first video on YouTube channel. So आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं वो है क्लास 11th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 8th चैप्टर है ये 11th क्लास का। ये चैप्टर लेने का मतलब ये था कि सबसे पहले हम सेल जो बेसिक्स है बायोलॉजी का, सबसे पहले हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद जिस हिसाब से आपके कमेंट्स होंगे उस हिसाब से हम वीडियोस लेके आएंगे। तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को, उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं एनसीईआरटी के, वो चीज़ कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, ठीक है। सेल जैसे कोई भी एक चीज़ डिस्कवर होती है तो उसके बाद साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, ठीक है। तो सेल को डिस्कवर करने के बाद कुछ थ्योरीज दी गई, सेल थ्योरीज, उस चीज़ को देखेंगे हम। एंड सेल थ्योरीज के बाद हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है हम उस चीज़ पे बात करेंगे। देन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक के अंडर जो प्लांट एंड एनिमल सेल्स आती हैं और उसके अंदर क्या डिफरेंस है, हम उस चीज़ को आज कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सेल, ठीक है। जो एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो भी देख लिया करें, बिकॉज वहीं से हमको मतलब चैप्टर के अंदर क्या है क्या नहीं, वहीं से इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो क्वेश्चंस जब तक दिमाग में नहीं आते तब तक साइंस को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। तो बायोलॉजी में तो है ही, जब तक आपको इंटरेस्ट है तो आप चीज़ों को देखने की या समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन उसमें अराइज किया हुआ है कि क्या चीज़ है जो एक लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बनाती है, वो कौन सी चीज़ है, क्या है वो। तो सेल ही है जो एक लिविंग को लिविंग बनाती है, और नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं होता, इसीलिए वो नॉन लिविंग है, ठीक है। एंड सेल के अंदर भी जो बेसिक्स हैं, सेल के अंदर जो फिजिकल बेसिस है लाइफ का, वो है प्रोटोप्लाज्म्स। प्रोटोप्लाज्म ही एक लिविंग फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर लिविंग है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। मतलब स्ट्रक्चरल जैसे सेल है, ये तो बचपन में देखा होगा कि एक सेल है, सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, ठीक है। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बाद सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जब कोरिलेट करके फंक्शनिंग करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, देन एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। सेल्स, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो सेल के जो जैसे सेल्स हैं कंबाइन करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। वो जब सेल्स कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर, जैसे अब सेल के जो मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस पे भी सेल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे इन ह्यूमंस हमारे में लगा लो, जैसे एक पैनक्रिएटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। पैनक्रिएटिक सेल्स होगी, ठीक है, या मसल सेल्स होगी, ठीक है। अब ये फंक्शंस के बेसिस पे भी डिफरेंट है। जैसे अब ये पैनक्रिएटिक सेल, हाँ, पैनक्रिएटिक सेल का मेजर फंक्शन क्या होता है, पैनक्रियाज का मेजर फंक्शन क्या होता है, पैनक्रिएटिक जूस बना, पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या होता है, वेरियस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से। तो जो हमारा पैनक्रियाटिक सेल है उसको क्या बनाना है, बेसिकली प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स के लिए राइबोसोम्स की, ठीक है। राइबोसोम ही बनाता है प्रोटीन्स को। तो जो हमारा पैनक्रिएटिक सेल है उसके अंदर क्या होगा, पैनक्रिएटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा। राइबोसोम की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा, बिकॉज उसका फंक्शन इस टाइप का है, ठीक है। जैसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो वेरीज करती है नंबर में, ठीक है, उसके फंक्शन के हिसाब से। पैनक्रिएटिक सेल, ये पैनक्रिएटिक सेल है, इस पैनक्रिएटिक सेल्स के अंदर क्या होंगे, राइबोसोम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। राइबोसोम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये क्या है, ये मसल सेल है, ठीक है। मसल सेल का काम क्या होता है, मसल का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना। इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमारे को, एनर्जी की, ठीक है।
तो अब एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी करेंसी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होएगा, मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर मोर अमाउंट में क्या प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, फंक्शंस के बेसिस पे भी सेल ऑर्गेनेलीज वेरी करते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो सेल है वो मिलके जैसे टिश्यू सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म ये बनाता है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गए, और फंक्शंस, बिना सेल के कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो सकते एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब बेसिस ये है जब सेल, तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और ये फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, के बाद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सेल से अगर एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस ह्यूमंस, ठीक है, तो वो हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, से मिलके बनते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल हैं अपना इंडिपेंडेंटली रहने के लिए, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, जैसे अमीबा के अंदर क्या होता है, जैसे ये अमीबा की कोई एक फिक्स्ड शेप तो होती नहीं। ठीक है, अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये एक सिंगल सेल है, इसी सेल के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एनर्जी मतलब ब्रेक डाउन करेंगे फूड पार्टिकल्स को, एनर्जी लेंगे, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल सेल ही इसके अंदर सब कुछ कर रही है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, कैपेबल है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के लिए, और जो मेजर फंक्शंस होते हैं, एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल सेल ही। ठीक है, और एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल डू नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक जैसे सेल है, सेल के अंदर जैसे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज होती है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, कितनी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इस सेल के अंदर अगर हम किसी भी एक चीज को बाहर निकालें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बाहर निकाल लिया, ये क्या सरवाइव कर पाएगा बाहर, मतलब ये अपने एसेंशियल फंक्शंस क्या परफॉर्म कर सकता है ऐसे, मतलब सेल से छोटा कुछ भी अपना इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। ठीक है, वैसे तो इसको बोल रहे हम सेमी ऑटोनोमस है, अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन सेमी ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस नहीं है। क्यों, बिकॉज ये अपने कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड रहता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब हो गया कि जो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक, के बाद ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में रोल प्ले किया, मतलब जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। एंटनी वॉन लीवनहोक, ये साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, इनके बारे में एक बड़ी बात, ये साइंटिस्ट नहीं थे, इन्होंने बेसिक एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी थी। एंटनी वॉन लीवनहोक ने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करी, एंड ये इनको लेंसेज का शौक था, तो लेंसेज से ये माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद का एक अपना डेवलप किया, एंड इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स डिस्कवर किए, जैसे बैक्टीरिया को इन्होंने डिस्कवर किया, एरिथ्रोसाइट ऑफ ए फिश इसको इन्होंने डिस्कवर किया, एंड स्पर्म्स। इन सब चीज़ों को एंटनी वॉन लीवनहोक ने अपने वेल डेवलप्ड, अपने खुद के डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से इन्होंने उसको देखा, डिस्कवर किया। ठीक है, लिविंग सेल, यहाँ पे एक चीज़ देखना कि ये यहाँ लिखा हुआ है कि लिविंग सेल। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल को, मतलब इससे पहले नॉन लिविंग सेल का जिक्र कर चुके थे रॉबर्ट हुक अपनी बुक माइक्रोग्राफिया के अंदर इन 1665। ठीक है, उन्होंने जो सेल निकाला था वो निकाला था उन्होंने, मतलब उन्होंने जो सेल को देखा था, डिस्कवर किया था, उन्होंने कॉर्क सेल को किया था। ठीक है, कॉर्क एक डेड सेल होती है जिनके अंदर इनको बस एक वो दिखे थे, सिर्फ सेल वॉल दिखी थी, जैसे सेल वॉल, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनको बस ये सेल वॉल दिखी थी, ये स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे थे, तो इनको इन्होंने नाम दिया था सेला। ठीक है, जिसका मतलब होता है सेल, लैटिन वर्ड है सेला, एंड सेल इंग्लिश वर्ड हो गया। ठीक है, और एंटनी वॉन लीवनहोक ने, अब एंटनी वॉन लीवनहोक ने जो डिस्कवर किया था, उनको इन्होंने बोला था एनिमेक्यूल्स। ठीक है, मतलब स्मॉल एनिमल्स। ठीक, एनिमेक्यूल्स, स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की प्रेजेंस को डिस्कवर किया इन द रूट्स ऑफ ऑर्किड। ऑर्किड्स के रूट के अंदर, जैसे कोई भी सेल है
सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है ना, रूट्स ऑफ ऑर्किड्स के क्या है, सेल ही है, ठीक है। तो सेल, इसके अंदर इन्होंने एक जो डार्क कलर्ड का एक सब्सटेंस देखा सेल के अंदर, तो इसको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस, ठीक है। डार्क कलर्ड सब्सटेंस को इन्होंने बोला था न्यूक्लियस, ठीक है। पुरकिंजे का क्या काम था, पुरकिंजे ने एक जेली लाइक मटेरियल को डिस्कवर किया सेल के अंदर, जिसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एंड प्रोटोप्लाज्म किस किस चीजों से मिलके बना होता है, प्रोटोप्लाज्म मिलके बना होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस प्लस सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इन दो चीजों से मिलके प्रोटोप्लाज्म बनता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या, न्यूक्लियस किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अंदर जीन्स हैं, जेनेटिक मटेरियल हो गया, डीएनए, ठीक है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। न्यूक्लियस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड सेल ऑर्गेनेलीज वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडी, या वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर, ठीक है। अब जैसे अब प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है तो उसके लिए राइबोसोम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से सेल ऑर्गेनेलीज भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलकर बनाती है लिविंग फ्लूइड, ठीक है, जो बेसिस है बायोलॉजी का, जो बेसिस है लिविंग बीइंग होने का, ठीक है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ये स्टेटमेंट दी थी हग्सले ने, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने बोला था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, ये रिसेल, मतलब ये हो गया ना रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये डेड सेल्स हैं तो इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ इसमें सेल वॉल दिख रही हैं, तो ये स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इसको इन्होंने क्या बोला था, सेला, ठीक है, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है। ये थी डेड सेल, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन जो लिविंग सेल्स हैं उसको किसने डिस्कवर किया था, एंटनी वॉन लेवनहोफ, ठीक है। उसके बाद अब हमने सेल डिस्कवरीज की बात की, तो अब हम देखते हैं सेल थ्योरीज, ठीक है। सेल थ्योरीज में आते हैं स्क्लेडन साहब। स्क्लेडन एक जर्मन बोटनिस्ट थे, बोटनिस्ट जो प्लांट की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं बोटनिस्ट, ठीक है। इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे कि जाइलम, ठीक है, जाइलम क्या, जाइलम पैरेन्काइमा सेल से बनता है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल से मिलके जाइलम टिश्यू बनता है, जो कि किस में रोल प्ले करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। रूट से जो वाटर कंडक्ट करके, मतलब वाटर जो रूट से लेके ऊपर अपर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम टिश्यू, ठीक है, इन प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद थे टी श्वान। टी श्वान क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। टी श्वान क्या थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया कि सेल की आउटर मेम्ब्रेन, ये सेल है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर प्लांट सेल तो सेल वॉल तो होती नहीं है, तो सेल एक्सेप्ट हम, ठीक है, कईयों को छोड़ के एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इन ह्यूमंस तो नहीं होती, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, ये क्या इन्होंने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि क्या कर रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट को और अंदर के एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है, ठीक है। ये सेपरेट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड श्वान ने एक बात और बताई प्लांट्स को लेके कि जो सेल वॉल है यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो यूनिक कैरेक्टर है वो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, ठीक है। कईयों में प्रेजेंट होती है बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती एंड प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। बट कुछ एनिमल सेल्स के अंदर भी होती हैं सेल वॉल, ठीक है, जैसे फंजाई, काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है, होती हैं मगर एक्सेप्शंस है ना कि होती हैं। तो इन्होंने बताया कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर तो होंगी ही होंगी, तो यूनिक कैरेक्टर हो गया प्लांट्स का, ठीक है। सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने श्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि जो प्लांट्स की बॉडी है और एनिमल की बॉडी है वो या तो सेल से बनती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स,
या फिर सेल के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनसे बनती है। ठीक है, इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी कि जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स की जो बॉडी है, द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, इनके से मिलके बनती है एनिमल या फिर प्लांट की बॉडी, सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बनती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड उसके बाद स्क्लेडन और श्वान ने ये तो बता दिया कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ के। ठीक है, श्वान ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो सेपरेट आउट करते हैं इनसाइड और आउटसाइड के एनवायरनमेंट को। एंड स्क्लेडन ने बता दिया कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं वो टिश्यू बनाते हैं एक प्लांट का। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब सेल थ्योरी कंप्लीट करने के लिए तो पता होना चाहिए था कि जो सेल्स हैं वो बनती कैसे हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी को एक कंप्लीट करने के लिए रुडोल्फ विर्को इन्होंने एक फाइनल शेप दी सेल थ्योरी को। इन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनती हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग जो पहले की सेल्स थी उनसे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इनकी स्टेटमेंट थी। ठीक है, ही गेव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। He explained that cell divided and new cells are formed from pre-existing cells। जो नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी ही सेल से मिलके मतलब पुरानी ही सेल से बनती हैं। जैसे एक सेल है ये, ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, वटएवर कुछ भी होगा। ठीक है, अगर माइटोसिस होगा तो 1 से 2 सेल और 2 से 4 सेल की फॉर्मेशन होगी, से 2 और इससे फिर एक बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रही है, माइटोसिस। ठीक है, ये इतना हम दिखा रहे हैं कि ये क्या है, माइटोसिस। अगर मियोसिस होगी तो इसमें बस क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज होता है, लेकिन ये डिवीजन का यही मेथड है कि एक सेल से जैसे 2 सेल बन जाती हैं, बाय मियोसिस और बाय मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होगा, माइटोसिस के अंदर इनका जो नंबर है, माइटोसिस के अंदर इनका क्या होगा नंबर, जैसे इसमें 2n नंबर है तो इसमें सारी सेल्स के अंदर 2n नंबर होगा। ठीक है, अगर हम मियोसिस की बात करें, ठीक है, अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में होती है रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो वो क्या बनता है 2n से n की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, 2n से n बनता है इन मियोसिस। ठीक है, मतलब ऐसे सेल डिवाइड करती हैं। ठीक है, और जो अब सेल की जो थ्योरी दी गई थी फाइनल शेप देने के बाद, जो 2 स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आई वो ये थी कि ओमनिस सेलुलाई सेलुलाई, का मतलब कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो तो या तो सेल से बने हुए होंगे या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलके बने होंगे। ये 2 स्टेटमेंट थी सेल थ्योरी की। एंड आगे है टिपिकल प्लांट सेल। ठीक है, ऑनियन पील को हम टिपिकल प्लांट सेल भी बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलेज, इसके अंदर बहुत चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसको ये एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए टिपिकल प्लांट सेल है। ठीक है, ऑनियन पील को, ठीक है, चिक सेल्स, इसको मतलब अगर हमें एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो इसको मतलब निकालना आसान होता है। ठीक है, इसको आइसोलेट करना आसान होता है चिक सेल को। ये भी एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से थी, तो इसीलिए एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इनसाइड ईच सेल, हर एक सेल के अंदर अब क्या क्या चीज़ें होती हैं तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सेल के सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल। प्लांट्स एंड एनिमल सेल हम दोनों की यहाँ बात करें, यूकैरियोटिक सेल की मेनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस किससे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी।
ये क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जीन्स, ये सब होता है क्रोमोसोम इसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अलावा ये जितनी चीजें बची ये क्या है, ये फ्लूइड फ्लूइड, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। ये सारा क्या है, ये जो चीजें ये बची ये सारी क्या है, साइटोप्लाज्म है, बाकी बचता ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म्स के अंदर ही यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, यहाँ पे जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, ये गोल्गी एपरेटस हो गया, मतलब थोड़ा सा बाहर गलती से निकल, डिरेज ही कर देते हैं, सारा ये रेज होगा, मतलब इसके अंदर ही सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक जो फेमस, जो कोई नहीं भूलता, वो क्या होती है, ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, एक तो इसमें होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER एंड RER। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इसको रफ कौन बनाता है, राइबोसोम, इस तरह से याद कर लें। रफ, रफ का मतलब क्या होता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, मतलब शेप इस तरह से नहीं होती, ये हमने जस्ट बताने के लिए, ये जो इसके ऊपर क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके ऊपर ये प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ किस में रोल प्ले करता है, लिपिड की सिंथेसिस में, लिपिड एंड फैट सिंथेसिस, ठीक है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। उसके बाद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक से जो मटेरियल आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होता है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, दो प्रोसेस होती हैं जिससे ये मॉडिफिकेशंस होता है प्रोटीन्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर मॉडिफिकेशन होता है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद वो जो मटेरियल होता है वो जाता है लाइजोसोम्स के पास, लाइजोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, RNAs, DNAs, ये सब लाइजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो, मान लो एक सेल है, एक सेल के अंदर कोई भी एक पार्ट उसका खराब हो गया, ठीक है, उसको एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, इसको इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोबॉडीज हो गई और वैक्यूल्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लाइजोसोम, वैक्यूल्स, ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। वैक्यूल जैसे फूड वैक्यूल्स हो गया, फूड वैक्यूल, सैप वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे सैप वैक्यूल्स हो गया, वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, 90% वॉल्यूम जो प्लांट सेल का होता है वो होता है वैक्यूल के, मतलब वैक्यूल की वजह से होता है वो, और उसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है, जैसे कुछ अमाउंट्स में मतलब कैटायंस, एनायंस, प्रोटीन्स, रिजर्व मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल, आयंस, ये सब प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स के अंदर, प्लांट के वैक्यूल के अंदर, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ, अब करते हैं हम ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब इसका जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है कि न्यूक्लियस के सराउंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है या नहीं है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड नहीं होता, एंड जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एक वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन से, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। जैसे इसमें न्यूक्लियस के सराउंड में ये मान लो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर, सॉरी, ये सारा सारा क्या है, ये न्यूक्लियस है,
ठीक है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस ऐसे ही पड़ा होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस ऐसे ही रहेगा, इस राउंड में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये ऐसे ही है, ये डीएनए सॉरी ये जो डीएनए है क्रोमोसोम्स है ये ऐसे खुला पड़ा रहता है, मतलब इसके सराउंड में मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन इसके सराउंडिंग में इसके मान लो ये मटेरियल है, इसके आउटसाइड क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस ये एनक्लोज होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे न्यूक्लियस एनक्लोज नहीं होता बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेजर डिफरेंस, ठीक। उसके बाद सेकंड डिफरेंसेस, मतलब एक तो ये हो गया कि मेम्ब्रेन का, दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोअमाइंस, अमाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स किस में रोल प्ले करते हैं, जब डीएनए की कंडेंसेशन होती है, जब डीएनए क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, उसमें जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। हिस्टोन ओक्टामर, ठीक है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड ही जो क्रोमैटिन है वो रैप करता है, और उससे ही जब वो कंडेंस हो जाता है उससे ही क्रोमोसोम बनता है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एंड अगला डिफरेंस है सेल वॉल प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट, एंड उसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में मेनली क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब पेप्टाइड का मतलब क्या होगा, पेप्टाइड का मतलब हो गया, मतलब ये लिखा सही नहीं जा रहा, पेप्टाइडोग्लाइकन से मतलब बनती है वो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन से बनती है, मतलब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टोग्लाइकन इन बैक्टीरिया, एंड पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब उसके अंदर क्या होता है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स एंड ग्लाइकन मतलब शुगर, प्रोटीन और शुगर दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन के, ठीक है। और इस यूकैरियोटिक के अंदर वेरिएबल होते हैं, मतलब यूं नहीं कह सकते कि सिर्फ यही प्रेजेंट होगी, जैसे फंजाई के अंदर किससे मिलके बनती है, फंजाई के अंदर काइटिन की बनी हुई होती है सेल वॉल, ठीक है। मतलब इसमें वेरिएबल है कि अगर प्रेजेंट होगी तो अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होगी, मतलब, ठीक है। और इसके अंदर म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और सेल वॉल जो एक ऐसा बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज ए मतलब माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। एंड देन एक मेजर डिफरेंस है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का, ठीक है। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होती, मतलब जिसके पास ऑर्गेनलीज तो प्रेजेंट है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया। और एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 70S के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म्स के अंदर। एंड जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में मिलेगा या फिर एसोसिएट होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर प्रेजेंट थे राइबोसोम्स, ठीक है। एंड वो
एंड इज ऑफ एटीएस, अगर साइटोप्लाज्म में है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ है तो वो एटीएस का होगा, लेकिन अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो वो क्या होगा 70s का। ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मूवमेंट्स नहीं होती, साइटोप्लाज्म्स की मूवमेंट नहीं होती, प्रोकैरियोटिक के अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलीज ही नहीं है। ठीक है, मतलब सब कुछ मतलब मेम्ब्रेन नहीं है ऑर्गेनेलीज के अराउंड। ठीक है, तो सब कुछ खुला खुला पड़ा है, तो इसके अंदर मूवमेंट्स की जरूरत होती नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होती है, मतलब स्ट्रीमिंग मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट्स सेल के अंदर होती हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक है, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो डबल सर्कुलर स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये देखो, वो थोड़ा सा जूम करें। ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले हम सेल वॉल की या जो सेल कैप्सूल है हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ों से मिलके इसकी सेल, मतलब सेल की जो आउटसाइड जो मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, सेल की कवरिंग, ये तीन चीज़ों से मिलके बनती है। ठीक है, कैप्सूल जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैप्सूल नहीं, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये मान लो ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर दो चीजें आती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है कैप्सूल और एक होता है, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर। ठीक है, स्लाइम लेयर होती है जो लूज होती है, अगर लूज लेयर प्रेजेंट होगी ना तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर टफ लेयर प्रेजेंट है तो वो कैप्सूल होती है। ठीक है, सेल वॉल के बाहर अगर टफ लेयर है तो वो कैप्सूल है, अगर लूज लेयर है तो वो स्लाइम है। ठीक है, वो ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स मतलब एक चिपचिपा सा, मतलब जो स्टिकी नेचर का होता है, स्टिक मतलब वो स्टिकी नेचर का होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, के बाद है सेल वॉल। ठीक है, के बाद है सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, एंड पेप्टाइडोग्लाइकन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेम होती है। ठीक है, सिमिलर इन ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनसाइड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन उसके बाहर होता है कैप्सूल या स्लाइम लेयर व्हाटएवर। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स बोल सकते हैं। देन इसके अंदर और क्या क्या चीज होती है, न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इसके जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर क्या एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्रोमोसोम्स भी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स। ठीक है, जो जेनेटिक कोडिंग है हमारी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक, और अब इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसकी बात करते हैं, जैसे प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, रिंग मतलब एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्लाज्मिड, इसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रांसफॉर्मर का भी काम करता है। मतलब ये बेसिकली ये, अगर जैसे ऐसे समझाऊं, अभी तुमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, जैसे प्लाज्मिड है। ठीक है, ये प्लाज्मिड है, जैसे प्लाज्मिड है। ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर मान लो इस एरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, इस एरिया के अंदर। ठीक है,
मान लो मैं इस जीन को हटा दूं और यहाँ पे अब एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दूं, मान लो ये जीन मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद इतना हिस्से में तो उसका खुद का प्लाज्मिड है, ठीक है। एंड उसके इस हिस्से में मैंने अपना खुद का मान लो कोई एक और नया जीन ला के यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे रेजिस्टेंट जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, वो तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया एंड उसकी जगह पे हमने यहाँ पे एक और अपनी चॉइस का कोई भी एक जीन यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड को हम दोबारा से एक मतलब एक कोई भी एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरियल सेल के अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हमने जो जीन डाला वो जीन से, मतलब ये तो पता है जैसे जीन है कोई भी, ठीक है, वो जीन से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, कोडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी चॉइस का डाल दिया तो दोबारा ये बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा, तो ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर ये जो प्लाज्मिड गया तो ये हमारी चॉइस का प्रोटीन बनाने लग जाएगा, तो इसीलिए जो प्लाज्मिड है वो हमारे लिए भी यूजफुल है, ठीक है। एंड बैक्टीरिया के अंदर ये एज ए डिफेंस काम करते हैं, ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एज ए डिफेंस काम करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है साइटोप्लाज्म्स, ठीक है। ये जो लिक्विड मटेरियल है यहाँ पे सारा ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड ये राइबोसोम है, राइबोसोम कितने एस का प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, 70 एस राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, 70 एस राइबोसोम, ठीक है। लोकोमोशन में ये 3 रोल प्ले करते हैं, मतलब ये तीनों प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। जो फ्लैजिला है ये किस में रोल प्ले करता है, मूवमेंट के अंदर, फ्लैजिला इज इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट, ठीक है। बैक्टीरियल सेल की मूवमेंट के लिए फ्लैजिला हेल्प करता है। पाइलस फॉर कॉन्जुगेशन, फॉर रिप्रोडक्शन, पाइलस, पिलाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप के होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। एंड फिम्ब्रे इज फॉर अधेशन, चिपकने के लिए, कहीं पे सरफेस को पकड़ने के लिए, एडहेशन के लिए फिम्ब्रे रोल पे करती है, ओके। एंड नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड न्यूक्लियस के अंदर जो है प्लांट सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये एक साइड पे होता है, मतलब पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, क्यों, जैसे ये मान लो एक प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें 90% तो वैक्यूल प्रेजेंट है ये, ठीक है। 90% क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल, सैप वैक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पेरिफेरी पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसके, मतलब वन साइड पे प्रेजेंट है। और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होएगा, यहाँ सेंटर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स नहीं होता, ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है तभी, ठीक है। एंड देन इसमें क्या होते हैं, सेंट्रोसोम एब्सेंट, इसके अंदर सेंट्रोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। जो सीलिया है मूवमेंट में हेल्प करता है, प्लांट सेल में मूवमेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे सीलिया एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और फ्यूअर इन नंबर, कम नंबर में होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी हम एनिमल्स को रिक्वायरमेंट, मतलब एज ए ह्यूमन हम एनिमल में ही आते हैं, तो एनिमल्स को जितनी माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है उतनी प्लांट्स को नहीं होती, तो प्लांट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो फ्यूअर होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्लांट सेल है वो ऑटोट्रोफिक है न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है, सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस होती है, देन वो फूड बनाते हैं, ठीक है। एंड जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या है, हेट्रोट्रोफिक टाइप की न्यूट्रिशन होती है, वो और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ये
ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट एंड एनिमल स्ट्रक्चर, सेल को देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियस मिलके बनता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम के मान लो इसी हिस्से पे जीन्स प्रेजेंट है, एंड जीन्स के अंदर क्या होती है? कोडिंग। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन, जीन के अंदर क्या होता है? डीएनए, ठीक है, एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर पोर एक प्रोटीन लिपिड चैनल है जो कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए मतलब जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसे तो कोई भी मॉलिक्यूल्स तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन एंड लिपिड के कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से मतलब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर लिपिड या फिर लिपिड प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम साइटोप्लाज्म्स टू न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर पोर। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, पावर हाउस, एनर्जी करेंसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी होता है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसकी एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, प्रोटो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है ये देखिए यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है ये, तो यहाँ से ये देखो ये एक्सटेंड होके ये आ रही इधर से, ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन, ठीक है। इसके अंदर ये जो दिख रहा है तुम्हारे को ये स्ट्रक्चर, कलर चेंज कर लूँ, हाँ, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? मैंने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके अंदर स्ट्रक्चर होंगे, तो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, क्या है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के आगे ये जो स्मूथ सा सरफेस दिख रहा है इसके ऊपर कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है, ट्यूब लाइक ये जो स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, और इसके आगे आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद है ये गोल्गी अपरेटस, ठीक है, ये गोल्गी अपरेटस, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने जो बनाया, जो इन्होंने मतलब प्रोटीन या लिपिड जितने भी चीज़ें यहाँ पे बनाई, तो यहाँ से वो ट्रांसफर होंगी इसके पास, ये इधर ये सिस फेज के पास, ठीक है, सिस फेज ऑफ गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस के दो फेज होते हैं, एक टूवर्ड्स द न्यूक्लियस जो फेज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस फेस करता है उसको हम बोलते हैं सिस फेस, एंड जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस, ठीक है। टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज सिस फेस, ये हो गया इसका सिस फेस, एंड बीच में हो गया सिस्टर्नी, एंड इसके जो बाहर का ये वाला एरिया है जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है इसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस। सिस फेस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जितना मटेरियल आया वो सिस फेस के पास आया, उसके बाद यहाँ पे सिस्टर्नी, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुई, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन की प्रोसेस हुई। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा? ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। एंड लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, जब यहाँ लिपिड आ जाएगा और कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा तो आ जाएगा ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन के अंदर ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन एंड
ग्लाइकोसाइडेशन में क्या होता है, ग्लाइकोसाइडेशन में लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइको लिपिड बनाते हैं, एंड ग्लाइकोसाइलेशन के अंदर प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, वो काम होता है गोल्गी एपरेटस के अंदर। गोल्गी एपरेटस से, ठीक है, गोल्गी एपरेटस में ये काम होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पेरोक्सिसोम जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि ऑक्सीडेशन कराता है फैट की, फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करता है ये। माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म्स के अंदर। ये क्या सेंट्रल वैक्यूल जो कि 90% होता है प्लांट सेल के अंदर, 90%। ठीक है, और इसके जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। ठीक है, और ये क्या है, सेल वॉल, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस का मतलब दो जो प्लांट्स की जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, इन दोनों के ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा। दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम, इन सब की बात हमने कर ली। उसके बाद हम देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। साइटोसोल, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, सोल मतलब लिक्विड, लिक्विड कंटेंट जो साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड कंटेंट है उसको बोलते हैं हम साइटोसोल। ठीक है, जो कि ऑर्गेनेलीज के सराउंड में प्रेजेंट है। ये क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, जो कि ऑर्गेनेलीज नियर द न्यूक्लियस दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये होते हैं सेंट्रोसोम। क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, जो स्मूथ होता है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है और जो रफ होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ये जो बताया था रफ के ऊपर क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी करेंसी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। वैक्यूल्स का मेनली फंक्शन यही है कि वो फूड, इन सब चीज़ों को स्टोर करेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, रेगुलेट करती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। मतलब अपने सेल के अंदर किसी भी चीज़ को की तो एंट्री नहीं होगी लेकिन सेल वॉल के थ्रू एंट्री हो जाती है, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है, सिलेक्टिव है अपनी चीज़ों को लेके, सिलेक्टिवली परमेबल है। लाइजोसोम, लाइजोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं। ठीक है, गोल्गी एपरेटस में। तो ये एनिमल सेल था। सेंट्रियोल एक मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जो कि उसमें रोल प्ले करता है डिवीजन में। ठीक है, वो भी एक मेजर डिफरेंस है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर दो इस चैनल को एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।